नमस्कार। वर्चुअल क्लास की अगली कड़ी में आज हम लोग फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। 10वीं कक्षा के छात्रों का मैं अंजलि कुलकर्णी स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। आप लोग जानते हैं, आपने पिछले वर्षों के बोर्ड के पेपर्स का भी अध्ययन किया ही होगा, जैसे कि सारे बच्चे करते हैं परीक्षा से पहले तैयारी के लिए। आपके शिक्षकों ने भी आपसे कुछ तैयारी करवाई होगी, तो आपने ये चीज़ उसमें देखी होगी कि एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का, जिसमें आपको हिंदी में वाक्य दिए होते हैं जिनका अंग्रेज़ी में अनुवाद करना होता है। और यह प्रश्न कंपलसरी होता है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती। चॉइस जो होती है वो इंटरनल होती है कि 7 वाक्य दे दिए, उसमें से 5 करने हैं। और ये 50 मार्क के पेपर में से 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, अर्थात 10% मार्क्स आपके इसमें कवर होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके साथ आज हम डील करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग इसमें आपको समझाई जाने वाली बारीक से बारीक बात को भी बहुत ध्यान से सुनें, और ध्यान से सुनने के साथ उसे नोट करें, ताकि आपको परीक्षा में इस प्रश्न को हल करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आप उसे पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही तरीके से हल कर सकें। इसके लिए आज हमारे साथ हैं श्री राजेश तिवारी सर। इनसे आप परिचित हैं, ये उत्कृष्ट विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, और मैं इनसे आग्रह करूंगी कि वे आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में जितने अच्छे तरीके से ये समझा सकेंगे, मेरे ख्याल में हमारे शिक्षा विभाग में और कोई नहीं समझा सकता। तो मैं चाहूँगी कि इतने अच्छे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं तो वो हमें इस बारे में समझाएं। सो प्लीज़। धन्यवाद अंजलि जी। छात्रों, जैसा कि अभी अभी आपको अंजलि जी ने बताया कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम आपसे जिन विषयों पर चर्चा कर रहे थे, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे हों या सेंटेंसेस के बारे में हमने आपसे जानकारी बांटी हो, उनमें सब 1 नंबर, आधा नंबर के प्रश्न ही आपको आते हैं। पहली बार हम लोग एक मेजर पोर्शन को लेकर आपके सामने आए हैं और 5 अंक 50 में से, अर्थात 10% सीधा सीधा। इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी होती है। जैसा कि अंजलि जी ने बताया कि 7 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, 7 वाक्य, उसमें से कोई 5 करने के लिए कहा जाता है। लेकिन हम उसका उत्तर जानते हुए भी उसमें छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं। कभी हम क्रिया का सही रूप नहीं लगाते हैं, कभी SCIS की गलती हो जाती है, कभी हम सिंगुलर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ सिंगुलर कर जाते हैं, कभी हम लोग सहायक क्रिया के मामले में उलझ जाते हैं कि जहाँ डू लगाना है वहाँ डज लग गया, डिड लग गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो परीक्षक होता है वो आपको सीधे सीधे शून्य पर ला करके पटक देता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको बारीकियों के बारे में समझाएं। हम आपको समझाएं कि हम लोग जब अनुवाद कर रहे हों तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें। और अनुवाद के साथ में मैं आपको अपनी पहली कक्षाओं में भी कह चुका हूँ कि अंग्रेज़ी में भी आप मैथमेटिक्स की तरह रफ वर्क करने की आदत डालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो अनुवाद किया वो सही है या गलत। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आपको टेलीटॉप के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग अनुवाद जब करें तो क्या क्या सावधानियाँ बरतें। आइए देखते हैं। अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन, इसका जो वेटेज है एग्जामिनेशन में वो है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स आउट ऑफ 50। आपने देखा बच्चों, ये हमारा टोटल मार्किंग का 10% है। और परीक्षा में इस प्रश्न की जो आवृत्ति है वो है प्रतिवर्ष, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसमें हमको 7 या 8 वाक्यों में से 5 का अनुवाद करना होता है जी। अनुवाद जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें कोई बहुत मुश्किल स्थिति नहीं होती है, वाक्य अमूमन सरल होते हैं। जी हाँ।
लेकिन गलतियां इसलिए होती हैं कि हमें अनुवाद जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन्होंने उसको उतने विस्तार से नहीं पढ़ाया, उसको थोड़ा सरल तरीके से लिया, जबकि अनुवाद करते वक्त हमको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और वो सावधानियां हम क्या बरतेंगे, चलिए हम आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर एक ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं जिसमें शुरुआत होगी ट्रांसलेशन से। आप देख रहे हैं हमने जो आपके सामने जो स्लाइड रखा है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। अंजलि जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी देखें और बीच बीच में जहां कहीं आपको लगता है कि बच्चों को कोई दिक्कत होगी या कहीं कोई ख़ास बात दिखे तो आप उसको मुझे ध्यान में ज़रूर लाएं। जी ज़रूर। पहला वाक्य है राम खेल रहा है। मान लीजिए कहा जाए राम खेल रहा है का अनुवाद करिए। तो राम इज प्लेइंग, अनुवाद इसके तो राम सामने इज दिया प्लेइंग हुआ है। अनुवाद तो हमने दे दिया, जी हाँ। लेकिन हम अभी बच्चों से ये नहीं कहेंगे कि वो इंग्लिश पोर्शन को देखें। ये हमारी व्यवस्था है कि हम उनको एक साथ दिखा रहे हैं जी, क्योंकि हमें कुछ कलर्स के माध्यम से उनसे कहना। एग्जैक्टली मैं आपसे कलर्स के बारे में ही प्रश्न करने वाली थी जी। कि आपने हर प्रेजेंटेशन में, ऑलमोस्ट हर प्रेजेंटेशन में हम कलर्स के माध्यम से बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं। जी। तो शायद इसमें भी आप कलर्स के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं। अंजलि जी देखिए, हमने ब्लैक और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। राम खेल रहा वाक्य नंबर 1, जी राम खेल रहा वाक्य नंबर 2 जी, और वाक्य नंबर 3 में भी राम खेल रहा, तीनों ही हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखे। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आखिर में है, दूसरे वाक्य में था और तीसरे में होगा या खेलेगा, जी हाँ, हमने ब्लू से लिखा। जी। इसके पीछे आपको क्या समझ में आता है कि क्या कारण हो सकता है? कारण इसमें बस यही हो सकता है कि अलग अलग समय पर होने वाली क्रिया के बारे में शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम बच्चों को पहले एक बार ये बता दें कि हम क्रिया से हमारा तात्पर्य क्या होता है। जी। बच्चों देखिए, यहाँ पर अंजलि जी ने कहा कि अलग अलग होने वाली क्रिया, तो अलग अलग समय पर होने वाली क्रिया के बारे में हम बात करें उसके पहले हम आपको ये समझा दें कि ये क्रिया क्या है। क्रिया अर्थात कोई भी काम, यानी कि जिसको आप वर्ब कहते हैं, उसका मतलब होता है नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ, मेरे साथ बोलिए अंजलि जी, नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ एक्शन। मेरे ख्याल से आप ये टेलीटॉप के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। टेलीटॉप जी। के माध्यम से हम उन्हें दिखा रहे हैं। जी। बच्चों देखिएगा कि हमने नेम ऑफ एक्शन जब कहा तो इसका मतलब हो गया कि जैसे अभी मैं क्या काम कर रहा हूं, जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। बात करना एक काम है। बिल्कुल। पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना एक काम है। बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, सुनना एक काम सुनना है। भी एक काम है। अच्छा, आप मेरे साथ बैठी हैं, बैठना भी एक काम है। जी बिल्कुल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ सब जी। बैठे हैं, बैठना क्या काम है। बैठना भी एक काम है, हाँ। जैसे खड़े होना एक काम है। जी। इसी तरह से मैं लिख रहा हूं टेलीटॉप पर, ठीक है, पेपर को टेलीटॉप के नीचे रखा है तो रखना एक काम है। जी हाँ। तो बच्चों हम किसी भी क्रिया को करते हैं, हम सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं तो वो सब क्रिया कहलाता है। अब ये अगर क्रिया कहलाता है तो इस क्रिया के करने या होने का एक वक्त भी मुकर्रर है। बिल्कुल वक्त होता सही है। बात है। वो वक्त क्या होता है, जैसे अभी कर रहा हूं या 1 घंटे पहले कर रहा था या 1 घंटे बाद कर रहा करूंगा। तो आपने देखा कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं, जी हाँ। ठीक, तो मैं एक सेंटेंस आपको यहां पर दे रहा हूं, लिखना एक काम है। जी। बच्चों इसे ध्यान से देखिए, लिखना क्या है, एक काम है, यानी ये हमारी मुख्य क्रिया है। ये हमारी क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हो गई। मतलब ये काम का नाम है, लिखना एक काम का नाम है। अब यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, जी हाँ। तो इसका मतलब है मैं अभी लिख रहा हूं। मैं लिखने का काम कब कर रहा हूं अंजलि जी? अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त कर रहा हूं। बिल्कुल। और लिखने अगर का मैं काम ये कहूं, जारी है। हाँ, कि मैंने 1 घंटे पहले लिखने का काम खत्म कर दिया, तो फिर इसको आप हिंदी में कैसे कहते हैं? मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, या मैं लिख चुका, या लिख चुका। बिल्कुल। या मैंने लिखा। जी हाँ। तो बच्चों हमने इसी बात को कैसे कह दिया, जब हमने भूतकाल के बारे में बात की तो हमने लिखा मैं लिख रहा था, एक तो ये हो गया। जी हाँ। या मैंने लिखा, ठीक है, या मैंने लिखा, अर्थात लिखने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पूरी हो गई। बिल्कुल। मतलब लिखा माने लिख चुका, जी हाँ। ठीक है।
लिखा या लिख चुका, ऐसे करके हमने बच्चों देख रहे हैं कि लिखना हमारा जो है काम वही है, लेकिन कहीं पर ये काम चल रहा है, कहीं पर चल रहा था, कहीं पर ये खत्म हो चुका। जी तो हाँ। ये समय की बात है। जी अब सवाल ये है कि हिंदी में तो बहुत अलग से समझ में नहीं आ रहा, मैंने लिखा भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, जी हाँ। तो इसमें मुख्य क्रिया ही दिखाई दे रही है। इसमें आप हमें भविष्य काल के बारे में भी बता दें तो। अच्छा, मैं लिखूंगा, जी हाँ। मैं लिखूंगा, फर्स्ट कीजिए हमने एक और सेंटेंस ले लिया, मैं लिखूंगा या मैं लिख रहा होऊंगा जी या हाँ। जब आप आएंगी तब तक मैं लिख चुका होऊंगा, जी तो जी ये भविष्य काल है। जी अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना ही आसान है तो हमारे बच्चों को दिक्कत क्यों होती है? हमारे बच्चों को दिक्कत कब होती है? तब जबकि हिंदी में तो उनको पता है कि लिखने का लिख रहा हो जाएगा, जी लिखेगा हाँ। हो जाएगा, लिखूंगा हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में जो राइट वर्ड है उसको किस फॉर्म में वो यूज करें, ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब बच्चों उनको को इस आप- बात से बहुत कंफ्यूजन होता है कंफ्यूजन होता है। और आप इसे क्लियर करें तो दैट विल बी बेटर। तो मैं आपको बहुत धीरे धीरे उस रास्ते पे ले जाऊंगा। आप बच्चों देखिए, राम खेल रहा है में राम ने खेलने का काम फिलहाल कर रहा, जी हाँ। ठीक है, प्रेजेंटली ही इज प्लेइंग। राम खेल रहा था मतलब पिछले किसी समय में 10 मिनट पहले से लेके 10 जी। साल पहले तक का जिक्र हो सकता है, जब कह कोई भी सकते हैं समय मैं हो उस तारीख सकता है। को इतने बजे खेल रहा था, कोई भी समय हो कोई सकता भी है समय, भूतकाल का। लेकिन खेलने का काम उसने कभी लगातार जारी रखा था। जी फिर राम खेल रहा होगा, जी जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी, इतने बजे आप ग्राउंड पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे वो खेल रहा होगा। खेल रहा ये उसकी एक, आपने फ्यूचर हैबिट के बारे में बात की, तो हम यहाँ पर है, था, होगा, ये जो हमारी तीसरी हेल्पिंग चीज दिख रही है, एक तो कर्ता दिख रहा है, दूसरा क्रिया दिख रही है, क्रिया और दिख तीसरी रही कोई है। चीज दिख रही अब है। इसमें क्रिया का रूप कहीं चेंज नहीं हो रहा है, क्रिया तो जैसी है, केवल आपने ये जो अंतिम शब्द हैं जो नीले रंग में लिखे हुए जी। हैं, इनको आपने अलग कलर दिया है और इसके माध्यम से आप इसके माध्यम से हम समय बता रहे हैं। समय बता रहे हैं। तो अब हम एक स्लाइड और अगर बच्चों को दिखाएं तो उनको शायद क्लियर हो जाएगा। पहले अंग्रेजी में भी बच्चे देख लें कि राम और प्लेइंग तीनों ही वाक्य में कॉमन है, लेकिन पहले में राम इज प्लेइंग, दूसरे में राम वॉज प्लेइंग और तीसरे में राम विल बी प्लेइंग हो गया। जी हाँ। यहाँ पर भी इज वॉज और विल बी को हमने चेंज किया। ये तीनों भी नीले रंग में लिखे हुए जी। हैं। तो ये जो परिवर्तित हो जाते हैं वो नीले रंग में हमने इसलिए बताएं कि बच्चों का ध्यान अपने आप उस पर चला जाए। अब आप देखिएगा क्या चेंज हुआ। जी हाँ। ये थोड़ा और बड़े में करने की कोशिश की है क्योंकि क्लास में दूरी पर बच्चे बैठे होते हैं, उनको अब बिल्कुल क्लियर समझ में आओगे। बच्चे देखिए, आप ये 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर दिए, एक सेंटेंस को हमने 3 शब्दों का सेंटेंस बनाने की कोशिश की है अंग्रेजी में, और 3 कॉलम्स में उसको रखा। पहले कॉलम में हमने कर्ता रखा, खेलने का काम कौन कर रहा है? कर्ता राम। राम। तो कर्ता माने राम। कर्ता जो है अभी इस वाक्य में राम ठीक। है। दूसरे कॉलम में हमने समय सूचक शब्दों को रखा। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शब्द नीले रंग में जिनके हाँ जिनके द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है, ये समय सूचक शब्द समय होते हैं। सूचक शब्द जी, होते हैं। और बहुत तीसरे में हमने जो क्रिया सूचक है, मुख्य क्रिया प्लेइंग, खेलने जी। का एक काम। जी अब ये आईएनजी फॉर्म माने निरंतर होने का, इसके बारे में हम जब फॉर्म्स जी की हाँ। बात करेंगे तो बच्चों को और बताएंगे। पर यहाँ भी एक मजेदार चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि हिंदी में ये नीले रंगों का जो क्रम है वो अलग चला गया। हाँ, ये यहाँ अंत में आ गया है और इंग्लिश में ये बीच में जी। है। तो ये बच्चे खास तौर पे इसका आप नोट कर लें इस बात को कि हिंदी में जब हम लोग समय सूचक शब्दों का, अभी हमने इसका असली नाम आपको नहीं बताया इसलिए जल्दबाजी मत करिए, आप भी मत करिए। जी बिल्कुल। हमने यहाँ पर समय सूचक शब्दों को अंग्रेजी में मुख्य क्रिया के पहले रखते हैं और हिंदी में मुख्य क्रिया के बाद रखते हैं। अब हम इसको बता देते हैं आपको कि ये समय सूचक शब्द क्या कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पहले दिए गए तीनों वाक्यों में कर्ता एक ही है, अर्थात कर्ता क्या है? देखिए फिर से राम है। ठीक है, जी तीनों वाक्यों में राम, हिंदी जी में हाँ। भी और अंग्रेजी में भी। दूसरा, तीनों ही वाक्यों में क्रिया भी एक ही है। फिर से देख लें हम लोग, खेल रहा या प्लेइंग तीनों में है। जी हाँ। लेकिन क्रिया का समय भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल में दिखाई पड़ता है। जैसे कि पहला जो वाक्य है उसमें हम लोग वर्तमान काल दिखा रहे हैं, दूसरे में भूतकाल दिखा रहे हैं और तीसरे में फ्यूचर टेंस। जी हाँ। है ना, इज, जो वॉज भविष्य और काल- विल बी, है, था या होगा। ये काल बताने की। जी हाँ।
अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो प्लेइंग वर्ड है ये काम बता रहा है। कौन सा काम? खेलने का काम। और ये जो नीले रंग के शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं? ये खेल समय का, बता रहे हैं, खेल का समय, उस क्रिया का, ठीक है? पर्टिकुलर तो क्रिया अब इनको हम का नाम समय दे बता देते रहे हैं। इसीलिए मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये समय सूचक शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। जी इनको हाँ। हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। जी जी। और ये सब फॉर्म ऑफ बी होती हैं। ये सब क्या होती हैं? बी की फॉर्म होती हैं बच्चों। जी। देखिए जो मुख्य एक्चुअली इनका नाम होता है उसको हम कहते हैं बी। बी माने होना। अब होना कब होना? हो रहा, किसी पर्टिकुलर ठीक है? समय तो में। वर्तमान काल में जी निरंतर हाँ। हुआ माने हो चुका। जी। तो होना, हुआ, होगा, हो रहा है, हो रहा था, होता है, होता था, ये सब बी के फॉर्म में। तो सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म होती है। बच्चे इस बात को तो नोट इसको करें। बच्चे नोट करेंगे कि ऑल हेल्पिंग वर्ब्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी। दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी। और बी यानी होना। और ये बी जो है ये तीनों कालों में अपना अलग अलग रूप रखेगा। दिखाता है। जैसे कि हम देखें कि अगर हम लोग बीते हुए टाइम की बात करेंगे तो हो चुका था, जी। हो रहा था, होता था, हो गया था इत्यादि। जी बिल्कुल। वर्तमान में हो रहा है, होता है, हो चुका है, ठीक है, जी हाँ। होता रहा है। होता रहा है। और फ्यूचर में होगा, हो रहा होगा, हो चुका होगा, जी। होता रहा होगा। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से बच्चों अब हम लोग बी के ऊपर कंसंट्रेट करें तो इसको हम कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स का मूल नाम है। बी माने होना। और ये अलग अलग समय में जिस प्रकार से आप हिंदी में बोलते हैं उसी तरह से इसके लिए सबके लिए अलग अलग अंग्रेजी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसकी सूची हम निवेदन करेंगे अपने शिक्षक साथियों से कि वो हमारे बच्चों को इसकी सूची उपलब्ध कराएं। जी हाँ। क्योंकि हर चीज़ हम आपको यहाँ से बताएं इतना समय हमारे पास में नहीं होता है। लेकिन आप इसको मूल मंत्र को रख लीजिए कि वस्तुतः मुख्य क्रिया एक्शन अर्थात काम का प्रकार बताती है और सहायक क्रिया एक्शन का समय बताती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मुख्य क्रिया होती है वो एक्शन टेलिंग होती है और सहायक क्रिया टाइम टेलिंग, वो समय के बारे में बताती है। बच्चों और आगे चलते हैं, क्रिया के रूप के बारे में बात करें। इसके पहले एक सवाल मैं आपसे फिर पूछ लूँ, नहीं तो फिर आपको बात बहुत क्लियर नहीं होगी। आपके साथियों ने, आपने किताबों से पढ़ा होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म्स होती हैं। जी हाँ। आपके शिक्षकों ने भी आपको बताया होगा वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। जी, यहाँ तक कि यही अंजलि जी से पूछो कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं तो बताइए। यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ये अमूमन बच्चों को पढ़ाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड आपने अपने थर्ड बच्चों फॉर्म। को क्या पढ़ाया ईमानदारी से बताइए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमने भी यही बताया है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती ठीक है, अब आप थोड़ी देर रुक जाएं, जी। मैं अपने बच्चों से बात कर लूं, क्योंकि मेरे साथ में जब आप बैठे तो मुझे बच्चों से ज़्यादा बात करने दीजिए। जी जरूर। ये देखिए, हम इसको मेन वर्ब कह लें थोड़ी देर के लिए, जो क्रिया है हमारी उसको जी क्या हाँ। मुख्य क्रिया कह दें, क्योंकि इसको हमने सहायक क्रिया कह दिया। जी एक अलग कागज ले लूं, चलिए जी जरूर। देखिए मेन वर्ब में बच्चों हम क्या करेंगे, अभी तक जो आपने सीखा था हम उसी पे बात कर रहे हैं। हमारे साथियों ने आपको बताया कि एक होता है प्रेजेंट फॉर्म। जी अंजलि जी सहमत हैं आप? जी एक बिल्कुल। हमारा होता है प्रेजेंट, जी हाँ, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते दूसरा हैं। होता है पास्ट और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ। पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें हमने आमतौर पर देखा कि जैसे लिखा है गो, ठीक, यहां पे हमने कर दिया वेंट, वेंट हो गया गो का, और यहां पर हमने कर दिया था गॉन। गॉन। ठीक, ये तीनों फॉर्म हो गए। ठीक है। अब यहां पे हमने कहा कि ये जाना होता है, ये गया और ये जा चुका। बिल्कुल ठीक। तो जाना, गया और जा चुका। जी हाँ। फिर जाता है क्या होता? अब बच्चा तो ये सोचेगा ना। जी जी, ये तो आप सवाल मानिए कि हमारी गलती है ये। बिल्कुल मान लिया कि गलती है
और हमारे शिक्षक साथियों से भी ये गलती अनजाने में ही सही लेकिन हो जरूर तो रही हम है। कर क्या रहे हैं, बच्चे को हमने बता दिया गो माने जाना, जी हाँ, हमने हिंदी में भी लिख के बता देते हैं, ठीक। और यहाँ बता दिया वेंट माने गया, और यहाँ पे गॉन माने जा चुका, जी ठीक। अब बच्चे का सवाल सीधा सीधा ये होता है कि अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो फिर आप हमसे अनुवाद में वह जा रहा है क्यों कहते हो, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि बच्चा क्या ढूंढ रहा होता है वहां पे, बच्चा ढूंढता है कि जाना गया और जा चुका, तो हमें सर ने बताया था जा रहा जा की क्या रहा अंग्रेजी नहीं होती- बताया और इसमें कौन सा शब्द फिट होगा। ठीक है, तो जी जा हाँ। रहा की अंग्रेजी उसे नहीं पता, बिल्कुल, ही का तो उसे पता है, ही माने वह, जी हाँ, तो वो ही गो लिख देगा, ही वेंट लिख देगा, ही गॉन लिख देगा। बिल्कुल, तो उसे बताना जरूरी है ना कि यहाँ पे कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, इसके साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगर परमिशन दें तो मैं आसान कर जरूर दूं जरूर, थोड़ा। प्लीज। बच्चों अब आप स्क्रीन पर देखिए, हमने आपको बताया कि 3 ही फॉर्म आपको आपके टीचर्स ने अब तक बताई और 3 ही फॉर्म होती भी हैं, इसमें कोई गलत नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा विस्तार देने की आवश्यकता है कि जहां पर प्रेजेंट फॉर्म लिखा हुआ है तो प्रेजेंट फॉर्म के 2 टुकड़े करने की जरूरत है। प्रेजेंट फॉर्म के आप उसे डिटेल में थोड़ा सा समझाएं। मैं डिटेल में बता जी रहा हूँ। हाँ। ये प्रेजेंट है बच्चों, एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट ही नाम दिया, ठीक। प्रेजेंट में ये जो गो वर्ड है, एक्चुअली ये जो होता है बहुवचन होता है। ये क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन माने लेकिन- बहुवचन कर्ताओं के साथ आए। एग्जैक्टली, मैं वही पूछना चाह रही थी कि क्रियाओं के तो वचन नहीं होते, क्रियाओं के भी वचन होते हैं, क्रियाओं के भी। नाउन्स के वचन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, जी। तो उनके अब साथ में जो अब आप क्रियाएं देखिए, प्रयुक्त एक होती बहुत हैं। मजेदार बात आपसे पूछेंगे, जी कोई हाँ। एक सिंगुलर नाउन बताएं। सिंगुलर नाउन अभी जैसा हमारे वाक्य में था राम, राम ही ले लें हम। देखिए सिंगुलर और ये प्लूरल, हमने 2 वर्ड यहाँ पे दे दिए जी बच्चों हाँ। को। बच्चों सिंगुलर आप जानते हैं एक वचन माने एक वस्तु, एक व्यक्ति, जी ठीक, एक स्थान। प्लूरल माने एक से अधिक, यानी बहुवचन, जी हाँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक आपको भी? नहीं बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर हम राम की जगह पे बॉय ले लेते हैं बॉय ले लें। ताकि उसका हम प्लूरल बना जी दें हाँ। बाद में। तो बच्चों हमने ये संज्ञा शब्द लिया बॉय, ये एक वचन है, और इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे अंजलि जी हम? इसमें हम एस लगा देंगे तो एस ये लगा देंगे तो boys ये हो हमारा जाएगा। बॉयज हो गया। चलिए जी बच्चों हाँ। ये भी मान लिया। तो हमने मैडम से सीखा कि अगर हमने एस लगा दिया तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। बहुवचन हो गया। एस लगा के भी कुछ बनाते हैं शायद। जी हाँ, जैसे बेबी। अच्छा बेबी तो IES लग जाएगा। जी हम हाँ। ES वाला एग्जाम्पल ले लें पहले, वॉच ले लें। वॉच ले लें। चलिए तो बच्चों हमने WATCH वॉच लिया, और यहाँ पे चूंकि CH आया तो इसमें ES लगता है, मैडम का ऐसा ही शायद कहना होगा, ठीक है ना मैडम? वॉच यानी घड़ी होती तो है। ये वॉचेस हो गया, तो बच्चे यहाँ पे शब्द ES से भी लगाया परिचित हमने, हैं। जी हाँ, ES लगाया। और एक आपने कहा बेबी, जी तो बेबी बच्चों एक किसी छोटे बच्चे का नाम हो गया, उसको जब बेबीज किया तो जहाँ पे आखिर में आई आया हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से वाई आया तो IES हो जी हाँ, जाएगा, वाई हट के बेबीज हो जाए। उसकी जगह IES लग जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि हम SES या IES अगर संज्ञा के पीछे जोड़ते हैं, जी ठीक है, प्रॉपर नाउन के पीछे नहीं तो राम्स कर दें, नहीं, प्रॉपर नाउन्स के पीछे नहीं जुड़ेगा, ये ठीक है। केवल कॉमन नाउन कॉमन नाउन्स के जी पीछे हाँ। हम लोग जब SES या IES लगाते हैं। मैंने आपसे ये मजाक इसलिए किया था क्योंकि आपने शुरू में कहा था नाउन्स में S लगा देते हैं तो हो जाता है। जी हाँ, तो बच्चे ने अगर अंजलिस कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये देख लीजिए कि कॉमन नाउन्स में जब हम लोग SES या IES लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। प्लूरल हो जाते हैं। पर अंजलि जी ये एक सार्वभौम सत्य नहीं है, क्रियाओं के साथ ऐसा नहीं होता। क्रियाओं में से जब ये हटाते हैं तब वो प्लूरल होती हैं। थोड़ा सा क्रियाओं आप में ये से- एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों देखिए हमने क्रिया ली, चलिए बोलिए कोई एक क्रिया का नाम बोल दें आप। राइट को ले लें, राइट ले लीजिए। ठीक है, WRITE राइट। जी हाँ, तो ये आपके हिसाब से इसको सिंगुलर होना चाहिए, जी ठीक। तो अंजलि जी ने हमसे कहा कि ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें ऐसे IES अभी नहीं लगा है। अंजलि जी इसका प्लूरल क्या होना चाहिए नाउन के हिसाब से? S जोड़ देना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसे राइट ही लिखेंगे। नहीं तो अब ये कंफ्यूजन है।
हमारे बच्चों का तो कंफ्यूजन यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इस कंफ्यूजन को आप थोड़ा सा दूर करें। हाँ बच्चों, अब आप समझ लें, हमने आपसे जब कहा था कि ये हमारा जो पहले से हमने आपको क्रिया दिखा रखी हुई है गो, आप देख रहे हैं हमने रखा है आपके सामने इसको स्क्रीन पर, गो माने जाना। तो गो जो है हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है? गो प्लूरल होता तो है। जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है? बहुवचन होती है। दे गो, अर्थात बहुवचन नाउन के साथ में बहुवचन क्रिया आनी चाहिए। बहुवचन क्रिया आनी चाहिए। तो बॉयज के साथ में क्या आएगा? गो। गो। अच्छा, और बॉय अगर होगा तो आपको इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो ये गो है, तो गो में अगर आप ईएस जोड़ दें तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तो सिंगुलर हो जाएगी। अब ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि हमने देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये नाउन्स है हमारे, नाउन्स में हमने ईएस जोड़ा था तो प्लूरल हुआ था, और यहाँ पर हमने वर्ब में जब ईएस जोड़ा तो ये सिंगुलर हुआ। इस बात को शिक्षक साथी हमारे बच्चों को समझा दें कि बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं कि उन्हें लगता है कि बॉयज गो है तो बॉयज गोज करते हैं, क्योंकि ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, दोनों में ईएस लग तो गया। हमको बच्चों अनुवाद करते वक्त ये देखना पड़ेगा कि हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रेजेंट था उसके हमने दो टुकड़े कर दिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें प्लूरल क्या है? मेन वर्ब। एमवी का मतलब मेन वर्ब, ठीक। और इसमें हमने एग्जाम्पल दिया है गो, और प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म में जब सिंगुलर बनाया उसको तो एमवी प्लस एस, गोज में हमने ईएस लगाया, जी हाँ। राइट में हमने सिर्फ एस लगाया, सिंग में सिर्फ हमने एस लगाया। और अगर यहाँ पर क्राई लिखा होता तो क्राइज में आईईएस लग जाता। स्पेलिंग रूल्स के मुताबिक हम वर्ब में जब, मेरे ख्याल में बच्चे अभी ये देख नहीं पा रहे हैं। बच्चों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो स्क्रीन पे दिखाएं जरा सा, टीवी पे देखिए, यहाँ पर सामने बच्चों के पास मॉनिटर पे पड़ा हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, गो प्लस ईएस, जी हाँ, और राइट प्लस एस, सिंग प्लस एस। तो यहाँ पर बच्चे आप देखें, चलिए टॉप से नजरें हटाएं तो हम देखेंगे प्रेजेंट फॉर्म में हमने जो कंप्यूटर पे आप दिखा रहे हैं वहाँ पर सिंगुलर बनाते वक्त में मेन वर्ब में हमने एस या ईएस या आईईएस जोड़ा हुआ है। जी हाँ। फिर पास्ट फॉर्म आया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों को? हमने प्रेजेंट के दो टुकड़े कर दिए, एक हमने कर दिया सिंगुलर और एक कर दिया प्लूरल। और ये बात हमेशा याद रखें कि जो मेन वर्ब होती है वो प्लूरल ही होती है। मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगी। जी। सेकंड फॉर्म में हमने रखा वेंट को। जी। सेकंड फॉर्म जो होता है पास्ट वो फॉर्म सिंगुलर के साथ भी जाता है और प्लूरल हाँ। के साथ भी जाता है, इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। मतलब आई वेंट भी होगा, ही वेंट भी होगा, दे वेंट होगा, वी वेंट होगा, राम जाएगा तो भी राम वेंट होगा, बिल्कुल, राम एंड मोहन होंगे तो भी राम एंड मोहन वेंट होगा। तो बच्चों यहाँ कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये थर्ड फॉर्म कहलाता है, इसको हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अंजलि जी आपसे अनुमति लूंगा और बच्चों को ये बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब किसके साथ में चलता है। जी, आप ये एक्सप्लेन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को ये चीज बहुत ज्यादा देखिए मददगार साबित होगी। टोटल जो हमारे टेंसेस होते हैं जी, वो होते हैं तीन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, और प्रत्येक में चार चार शाखाएं होती हैं। जी। जैसे अगर हम वर्तमान को ही ले लें तो वर्तमान में बच्चों हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हम लोग पहला रखते हैं इंडेफिनिट प्रेजेंट, जिसे हम सिंपल के नाम से भी जानते हैं, या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट ये होता है। जी हाँ। दूसरा जो हमारा बच्चों होता है उसमें आपका क्या रहता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, मेरे ख्याल में ये हर टेंस में यही होते हैं। थर्ड में होता है परफेक्ट और फोर्थ में होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं एक ही में लिखूंगा, इसके बाद बच्चों से वही कहेंगे कि ये देखिए सब में होता है। जी हाँ, कंटिन्यूअस, ठीक। तो बच्चों ये प्रेजेंट में भी होता है, देन पास्ट में भी यही होता है और ये फ्यूचर में भी होता है, तो टोटल आपके 12 हो गए। जी बिल्कुल, ठीक है।
अब इसमें हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक साथी ध्यान रखें कि बच्चों को बताना जो चीज़ है वो हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए आप इसको समझ लें। प्रेजेंट फॉर्म जो हमारा होता है वो सारे के सारे इंडेफिनिट में आता है जी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आएगा, पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव को छोड़ दें बस। जी ठीक है, जी हाँ। तो पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव जो अकेला होता है उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बट उसी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फिर से हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है वो एफर्मेटिव सेकंड आपका पास्ट को छोड़ के सब में आएगी जी। और ये पास्ट फॉर्म सिर्फ पास्ट एफर्मेटिव में आएगी। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यहाँ भी और यहाँ भी, ये जो हमारी स्क्रीन पे हमने बच्चों को दिखाया था आईएनजी फॉर्म, जी हाँ, वो 6 जगह आएगी। 3 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 6 जगह क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आईएनजी फॉर्म, इन सब में आएगी। यहाँ भी आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब जहाँ कंटिन्यूअस आ रहा है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी। और ये थर्ड फॉर्म जो है ये परफेक्ट की क्या होगी? थर्ड फॉर्म आएगी। हमने कहा था ना पास्ट, जो कि परफेक्ट फॉर्म भी कहलाती है। ये तीनों में परफेक्ट है। तो ये शिक्षक साथी हमारे बच्चों को बता देंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद बच्चों हम जरा सा देख लें कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि हम सब्जेक्ट इन पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हमने आई को लिया, एक वचन है, इसके साथ में हम लोग फॉर्मूला दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आएगा। ये इसमें मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने स्क्रीन पे बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन दिखा रहे हैं वो, जी हाँ, ठीक है। इसमें ये एस और पी आपने जो लिखा हुआ है थोड़ा देखिए एस का मतलब हो रहा है सिंगुलर जी, और पी का मतलब हो रहा है प्लूरल जी ठीक है। तो बच्चों आई क्या है? सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ में मेन वर्ब अकेला आएगा। इसके साथ में एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्शन के तौर पे इसके साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। जी ठीक है। इस बारे में हम बच्चों से और चर्चा करेंगे क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जैसे कि हमने पहले ही बच्चों से कहा कि इसमें हम लोग 3-4 दिन लगातार आपसे ट्रांसलेशन पर चर्चा करेंगे। आज जो बच्चों हमने आपको बताया उसमें सीधी सी बात हमने बताई कि जो मुख्य क्रिया होती है उसका कार्य होता है एक्शन के बारे में बताना, और जो सहायक क्रिया होती है उसका कार्य होता है समय के बारे में बताना। जी, ये क्रियाएं जो होती हैं हमेशा कर्ता के नंबर और पर्सन के हिसाब से चलती हैं, उसके हिसाब से चेंज होती कर्ता रहती कैसा जी है। हाँ। अगर एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया होगी, एक वचन की मुख्य क्रिया होगी, जी। और फिर एक्शन कब चल रहा है, अभी चल रहा है, चल रहा था, उसके हिसाब से क्रिया के रूप उसके साथ आएंगे, बदलते उसी के हिसाब जाएंगे। से सहायक क्रियाओं के जी भी हाँ। अलग अलग टेंस के रूप आएंगे। बिल्कुल। इसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लासेस में चर्चा जी हाँ। करेंगे बच्चों। अब तक आपको जो पढ़ाया उस पर अपने शिक्षक साथियों की मदद से, खास तौर पे जैसे हमने आपको बताया कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त हम SAIS या IAS का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर्ब में इससे उल्टा होता है। ऐसी कुछ नई नई बातें आप तक जो आती हैं उनको आप घर में जाकर रिवाइज करें, अपने शिक्षक साथियों से उन पर चर्चा करें और नोट्स लेते रहें। कल की क्लास में हम इसको और विस्तार से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अंजलि जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं, शिक्षक साथियों को, कि वो हमारे बच्चों की हमारे हिसाब से मदद कर रहे होंगे, और स्टूडियो के साथियों को धन्यवाद देते हुए आपसे अगली क्लास तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।